सो 9th में आ ही गए। हाँ हाँ, मुझे पता है तुमने 8th में क्या क्या पापड़ बेले हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुम्हारी साइंस की बुक की चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस बैटरी वाले सेल की बात नहीं कर रहा जो तुम्हारे टीवी के रिमोट में या खिलौनों में डलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस सेल की जिसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। जैसे एक घर बहुत सारी ईंटों से बना होता है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी मैं, तुम, हाथी, घोड़ा, मछली वगैरह वगैरह। अरे अरे थैंक यू भाई, तालियां। हमें तो पता ही नहीं था लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। हम तो जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। अबे चुप कर और अपना सरकाज़म अपने पास ही रख। तो हम कहाँ थे? हाँ, सो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो है सेल। ये तो हो गई सस्ती सी डेफिनेशन कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नोन एज सेल। अब अगर हम सेल को ढंग से डिफ़ाइन करें तो अपने कह सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट यानी किसी भी स्ट्रक्चर की एक छोटी सी यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है, उसकी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी है, तो एक सेल हो गया उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट। और बात रही फंक्शनल यूनिट की, तो हर एक सेल अपना अपना फंक्शन करता है जिससे पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो एक बार की बात है, एक धाप के वेला इंसान था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो हम जैसे बच्चों का सिलेबस बढ़ाए। लॉल। और उसका नाम था, ड्रम रोल प्लीज, रॉबर्ट हुक। यार ये नाम तो किसी पायरेट का लग रहा है। खैर बेकार की बातें छोड़ो, अब ये देखते हैं कि इसने क्या किया था। तो इस साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप लिया और उसकी मदद से कॉर्क सेल्स को देखा जो ट्रीज़ के बाग में होते हैं। तो उसको स्मॉल बॉक्सेस जैसे स्ट्रक्चर दिखे जो कि एक हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रहे थे, जो कि हेक्सागोनल शेप के थे। तो उसने उन बॉक्सेस को नाम दिया सेल्स। सेल का लैटिन में मतलब होता है अ लिटिल रूम, और बायोलॉजी में इन स्मॉल यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। ये डिस्कवरी 1665 में हुई थी और यही था वो महान शख्स जिसके कारण तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो। तो जिनको बायोलॉजी पसंद नहीं, इसको भर भर के गालियाँ दे सकते हैं। हो बाकी जो मर्जी हुंदा हो जवे वीरे, पर गाल नहीं कढनी। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको गाली दूँ या थैंक यू बोलूँ, बिकॉज अगर ये डिस्कवरी ना हुई होती तो मैं ये वीडियो ना बना रहा होता और ना ही मेरे व्यूज़ आ रहे होते इस वीडियो पर। और जैसा कि तुम्हें पता है, इंसान कभी चुप नहीं बैठते, उनके दिमाग में एक के बाद एक क्वेश्चन आता ही रहता है। तो लोगों ने सेल के बारे में और जाना, और अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिनको चुल मची थी इन डिस्कवरीज को करने की। तो ये तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवर किया। फिर ल्यूवेनहॉक ने 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स देखे। फिर आए ये महाशय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब तुम सोच रहे होगे यार न्यूक्लियस क्या चीज़ है, तो शॉर्ट में बताऊं तो ये सेल का ऐसा पार्ट है जो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही ये बॉडी जिन सेल्स से बनी हुई है उनकी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। वाओ, कितनी कमाल की चीज़ है ना। सो अब हम जाते हैं स्लाइडन और श्वान की तरफ। तो इन्होंने 1838 से 1839 के बीच में सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स के ही बने होते हैं, और ये भी बताया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर आए परकिंजे भाई साहब, जिन्होंने 1839 में सेल के अंदर के फ्लूइड सब्सटेंस को नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। फिर सेल की थ्योरी को 1855 में एक शख्स ने एक्सपेंड किया जिसका नाम था वर्चो। उसने बताया सभी सेल्स उन्हीं सेल्स से बनते हैं जो पहले से हैं। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया कि मैंने अभी क्या बोला,
तो टेंशन मत लो, मुझे भी नहीं समझ आया। मजाक कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो पहले वाले सेल्स हैं जब वो डिवाइड करते हैं तभी उनसे न्यू सेल्स बनते हैं, यानी ओल्ड सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और फिर आखिरकार बाद में नोल और रस्का ने 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। इस माइक्रोस्कोप के कारण से हम और ज़्यादा जूम करके देख पाए, जिससे हम सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनील्स को समझ पाए। ऑर्गेनील्स बोले तो जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमें ज़िंदा रखने के लिए, वैसे ही सेल्स में ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। काफ़ी मज़ेदार बात है ना, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स भी सेल्स से बने हुए हैं जिसके अंदर भी ऑर्गेनील्स हैं। चलो अब हुआ डिस्कवरीज का पिटारा ख़त्म फाइनली। वैसे मैं बता दूं, ज़्यादा अपने दिमाग की दही करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके ये नाम याद हो जाएंगे। ऑल्सो ये नाम याद करने इतने भी हार्ड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तुमने अभी तक मेरे मुंह से सिर्फ यही सुना होगा कि हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी होती है, पर तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी होते हैं, यानी एक सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो सेल के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, क्लेमेडोमोनस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। दूसरा टाइप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ये सभी सेल्स एक ग्रुप में बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। और तुम्हें एक बात बता दूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं वो एक सिंगल सेल से ही बनते हैं, मतलब एक सिंगल सेल से बहुत सारे सेल डिवाइड कर करके बनते हैं। कुछ याद आया? वर्च्यो की सेल थ्योरी के अंदर ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स भी अलग अलग शेप्स के होते हैं, जिस टाइप का वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी टाइप की उनकी शेप या साइज़ होता है। जैसे अमीबा को ही ले लो, उसकी शेप चेंज होती रहती है बार बार। और तुम देख सकते हो स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, बोन सेल, फैट सेल, इन सभी की शेप और साइज़ अलग अलग है क्योंकि इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं। अब मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच का एग। और ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो है नर्व सेल्स। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ज़रूरी फंक्शंस जो कि उसको जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वो होते रहें। जैसे हमारी बॉडी का हार्ट हो गया, वो ब्लड पंप करने का काम करता है, और जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन का काम करता है। वैसे ही अगर हम एक सिंगल सेल के अंदर देखें तो उसमें भी डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। याद है मैंने तुम्हें ऑर्गेनील्स के बारे में बताया था? तो सेल के अंदर का हर एक ऑर्गेनील अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कुछ का काम होता है नया मटेरियल बनाना, कुछ का काम होता है वेस्ट मटेरियल को ख़त्म करना, और ऐसे ही बहुत सारे। और एक सेल अपने सारे फंक्शन ऑर्गेनील्स की मदद से ही कर पाता है। इतनी देर से तो हम सेल के बारे में बात कर रहे थे, अब थोड़ा ढंग से उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो वो 3 बेसिक फीचर्स जो हर एक सेल में होते हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है, न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और सेल के अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इन्हीं तीनों के कारण सेल के अंदर की सभी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो पाती है। और आगे के चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यार इस वीडियो के कारण तुम्हें बायोलॉजी मज़ेदार लगी तो लाइक कर देना, और शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है पर सब्सक्राइब भी कर ही देना, और मन करे तो किसी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।